अच्छा सर, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि लोग जो पैरालाइज होते हैं, फालज हो गया, उनका कोई हिस्सा रुक गया या कोई हिस्सा ऐसा डैमेज हो गया जैसे कि वो जकड़ा गया, सीधा नहीं हो रहा, तो प्लास्टिक सर्जरी में इसका कोई रोल है? बिल्कुल। ये जो लोग होते हैं जो जो फालिज ज़दा, बाज़ का ऐसा होता है कि सिर्फ नीचे का धड़ फालिज होता है, ये हरकत नहीं करता। बाज़ का होता है कि कोई बाजू जो है वो बिल्कुल हरकत नहीं करता, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज़ होती हैं। या बाज़ का ऐसा होता है कि इवन पूरे का पूरा जिस्म जो है वो भी हरकत नहीं करता। ठीक। तो इसमें ये होता है कि इमीडिएटली उनको जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं ना, उनसे बचाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि इसकी फिजियोथेरापी की जाए। ठीक। यानी बाजू है तो उसको कॉन्टीन्यूस उसकी फिजियोथेरापी करते रहें ताकि नर्व वो और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी रहे और वो अपनी जगह पर रहें, तो वो कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। ठीक। लेकिन अगर कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो फालिज है वो ग्रेजुअली कुछ रिकवर कर गया है, कुछ नहीं किया, तो बाज़ का ऐसा होता है कि उन कॉन्ट्रैक्चर्स को फिर हम लोग करेक्ट करते हैं। ठीक। सर्जिकली, प्लास्टिक सर्जिकली। या बाज़ का ऐसा होता है कि उनका हाथ जो है वो आधा काम करना शुरू हो गया, आधा नहीं काम करता, तो वो उसको भी प्लास्टिक सर्जिकली जो है वो करेक्ट किया जाता है। ठीक। अब दूसरी तरफ जिस तरह अगर बाजू किसी का गिर गया है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज होती हैं, ये बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, उसमें बाजू ऐसे बिल्कुल नीचे गिर जाता है, तो इसमें भी हम लोग मुख्तलिफ ऑपरेशन करके नर्व ट्रांसफ़र्स करते हैं, टेंडन ट्रांसफ़र्स करते हैं, फ्री फंक्शनल मसल ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाजू को हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, अगर 100% नहीं तो अगर 60-70% भी उसमें रिकवरी आ जाती है तो ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ा गेन होता है। तो ये चीज़ें भी प्लास्टिक सर्जन डील करता है। अच्छा सर, इस तरह हमने देखा कि आजकल रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है, लोगों को इंजेक्शन लगा, पट्टे में लग गया या कोई इस तरह के मसाइल, ये बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल है? इसमें पहले तो मैं जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ये मैसेज दूंगा कि दो चीज़ें इसमें अवॉइड करें। इंजेक्शन जो है ना वो हर थड़े से इंजेक्शन ना लगवाएं, बिल्कुल ऐसे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी उनको हल्की सी दर्द हुई और वो हर फार्मेसी से गुजरते हुए, हर क्लिनिक से गुजरते हुए कहेंगे मैं टीका ला दे, लेकिन वो जब इंजेक्शन लगाने के बाद उनका हाथ ऐसे गिरता है ना, आप यकीन जाने उनके भी 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो दूसरा ये है कि हमें हर छोटी मोटी दर्द के लिए इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, हमें गोलियों के साथ या उसको मैनेज करना चाहिए, फिजियोथेरापी कर लें, उसकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, थोड़ा मसाज कर लें, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स लगा लें, ताकि हमें इंजेक्शन तक ना जाना पड़े। इंजेक्शन जो होता है ना, ये बड़ी स्वेयर डिजीज होती है, उसका हल होता है। ऐसे ही है ना सर, कि नहीं बहुत शदीद दर्द है, कंट्रोल ही नहीं हो रही, एक्यूट पेन है, और एक्यूट पेन है, जैसे रीनल कोलिक है, यानी एक पेशेंट को पथरी है और वो इतनी शदीद दर्द है, वो इंजेक्शन के बगैर ठीक नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उनका हाथ गिर जाता है। इसको रेडियल नर्व पाल्सी कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर तो पेशेंट इमीडिएट हमारे पास आ जाए ना, तो हम उस नर्व को एक्सप्लोर करके उसको न्यूरलाइज करते हैं या उसको वॉश करते हैं, ताकि उसकी रिकवरी आ जाए, उसकी क्विक रिकवरी आ जाए। अच्छा, एक पेशेंट ये होता है कि बाज़ का हमारे पास अर्ली नहीं प्रेजेंट करता, वो महीने बाद प्रेजेंट करता है, 2 महीने बाद प्रेजेंट करता है, तो फिर ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। हम नर्व्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या टेंडन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये टेंडन ट्रांसफर की ऑप्शन होती है, ये लाइफ टाइम हमारे पास मौजूद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यानी कि प्लास्टिक सर्जरी से ये वाले पेशेंट्स जो है वो नियर नॉर्मल उनके फंक्शन वापस आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोगों का चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से या बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह लेने से लोगों के नी जॉइंट जाम होना शुरू हो गए। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं मेरा तो ये जो ना जोड़ सीधा ही नहीं होता। इसमें हम तो ये समझते हैं जैसे कि आर्थोपेडिक का तो अपना एक रोल है, तो प्लास्टिक सर्जरी इस जोड़ को नॉर्मल शेप लाने में क्या किरदार अदा करती है? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ना, तो खाली जॉइंट एक पैथोलॉजी नहीं होती, ऐसे पेशेंट्स ओवरवेट भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे। यानी वो जिस्म देखें कि एक हद तक वज़न उठा सकता है,
उससे ज़्यादा, यानी आप समझें कि आप किसी जानवर के ऊपर भी वज़न डालेंगे तो वो एक हद तक तो वज़न उठाएगा, उसके बाद वो वज़न नहीं उठा सकता। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, तो वो ओवरवेट होने की वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो प्लास्टिक सर्जन क्या करता है कि इनके वेट रिडक्शन में रोल प्ले करता है। सबसे पहले डाइट से वो कंट्रोल करते हैं, फिर वो अगर नहीं बेहतर होता तो फिर प्लास्टिक सर्जन लाइपोसक्शन या एब्डोमिनोप्लास्टी या इन चीज़ों के साथ, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करते हैं जो कि बैली उनकी बिल्कुल ऐसे समझे कि लटक रही होती है, ढोल की तरह लटक रही होती है। तो उसको अगर रिड्यूस कर दिया जाए, यानी बाज़ मैंने ऐसे पेशेंट डील किए हैं जो उनको सांस नहीं आ रहा होता, यानी इतना उनका जो है ना वेट बढ़ने की वजह से और बैली जो है ना वो लटक रही होती है कि ना उनसे चला जाता है, ना उनको सांस आ रहा होता है, ना उनसे खाया जाता है, ना पिया जाता है। तो फिर प्लास्टिक सर्जन ये रोल प्ले करता है कि वो जब उनकी बैली को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देता है तो वो आप समझें कि उनको सुख का सांस आ जाता है कि यार वाकई जो है ना वो एक जो ढोल गले में लटका हुआ था वो उतर गया। उससे फिर जो उनका लो बैक पेन होता होगा वो भी लो बैक पेन, नेक पेन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इम्प्रूव करती जाती है। अच्छा सर, हमारे यहाँ लोगों में एक मिथ होती है कि जी किसी भी जगह अगर कोई गिर गए हैं, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो स्टिचेस लगते हैं, बच्चों में, बड़ों में, चेहरे पे लग गए, किसी भी जगह पे लग गए। अब वो उनके ज़हन में ये होता है ये निशान पक्के बन जाएंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी में इन निशानों को ख़त्म कैसे किया जाता है? अच्छा देखें, यही क्वेश्चन ना पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आके करेगा कि डॉक्टर साहब हम प्लास्टिक सर्जन के पास आए ही इसी वजह से कि निशान नहीं पड़ने चाहिए। ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। दुनिया में कोई भी अभी तक ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको चोट लग गई है, अगर आपको कट लग गया है माथे पे, चेहरे पे, तो प्लास्टिक सर्जन ये कर सकता है कि उसमें रिफाइननेस पैदा कर दे, यानी स्कार बहुत मिनिमम आए और स्टिच के निशान भी ना उसके ऊपर पड़े। ठीक, वरना ये होता है ना कि स्टिच के भी आपने अगर कभी देखा हो कुछ लोगों को स्टिच हुए हुए तो निशान अलग होता है और साइडों पे स्टिच के निशान अलग नज़र आ रहे होते हैं। तो प्लास्टिक सर्जन ये करता है कि एक तो बहुत फाइन तरीके से, बहुत ही बारीक थ्रेड के साथ उसको सीता है और फिर उसके बाद जब स्टिच निकल जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कुछ ऐसी करते हैं, सिलिकॉन ट्रीटमेंट होती है, मसाज ट्रीटमेंट होती है कि वो स्कार मिनिमम से मिनिमम नज़र आए। अब ये होता है कि चेहरे पे अगर आपके पास स्टिच लगे हैं, आपने किसी भी जगह से स्टिच लगवाए हैं, तो चेहरे पे जो टांके हैं वो हम 5वें दिन निकाल देते हैं। ठीक है, सर पे जो टांके हैं वो हम 7 से 10वें दिन पे निकाल देते हैं। लिम्स पे भी हम 8 से 10 दिन के बाद स्टिच निकाल देते हैं। तो इस तरह स्टिच निकलवाने से भी निशान नहीं पड़ते, जो है नहीं पड़ते। अच्छा सर, कुछ पेशेंट जो है वो हम देखते होते थे पहले कि उनके अंदर तोतलापन, जुबान का कट जाना, यह वाज़े नज़र आता है जब हम देखते हैं तो जुबान का एक हिस्सा कटा होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी में उस कटे हुए हिस्से को रिपेयर किया जा सकता है, यानी तालू हो गया, टंग, जुबान। इसमें ये डोमेन मुख्तलिफ सर्जन्स नॉर्मली करते हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिक सर्जन का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें जैसे अगर तो सपोज़ किसी की बाय बर्थ ऐसे है, ज़ुबान ऐसे है, तो ज़ुबान को दोबारा वापस लाया जा सकता है। तालू अगर कटा हुआ है तो उसकी एज होती है कि नॉर्मली हम लोग 9 मंथ की एज में बच्चे की सर्जरी कर देते हैं। इसी तरह होंठ अगर कटा हुआ है तो वो तकरीबन 3 महीने की एज में हम लोग उसकी सर्जरी कर देते हैं। तो ये चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी करने से ये लोग बिल्कुल नियर नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर पुराना कोई मरीज़ है जिसने अपने ऊपर तेज़ाब डाल लिया, जला हुआ है और उसको 10-20 साल हो गए हैं, अब हम देख रहे हैं कि उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है, एक साइड से बॉडी और एक से और है, तो प्लास्टिक सर्जरी में उसको बैलेंस किया जाता है? जी, प्लास्टिक सर्जरी में इसको प्लास्टिक सर्जरी देखें एक तो ये चीज़ है कि ये जो बर्न के पेशेंट होते हैं ना, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं। ठीक है, हमें इनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पहले देनी होती हैं। इनको बताना होता है कि हम इस नहज तक आपको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर हमने आपको नॉर्मलाइज करना है तो मल्टीपल सर्जरीज जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगी। मसलन ऐसे होता है कि जिस तरह आपने कहा कि उसका एक साइड डिफरेंट नज़र आ रही है दूसरी साइड से, तो टिश्यू एक्सपेंशन एक चीज़ होती है। टिश्यू एक्सपेंशन में ये होता है कि हम लोग एक पानी का बैलून होता है सिलिकॉन का,
वो बॉडी के अंदर डाल देते हैं नॉर्मल जगह पे, और फिर उसको फुलाते जाते हैं पानी डाल के। वो नॉर्मल जगह जब एक्सपैंड कर जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस जगह को, जो जली हुई जगह, वो निकाल देते हैं और उसको एडवांस कर देते हैं। ठीक। ये यानी एक तरीका है, लेकिन ये मल्टीपल सर्जरीज जो है ना हमें चाहिए होती हैं इसके लिए। या ये होता है कि हम लोग जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से मोटी जिल्द उतार के, इसको फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट कहते हैं, वो उस जगह पे लगाते हैं, तो भी वो जगह जो है वो बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाती है। तो बहुत बेहतर किया जा सकता है इनको, बट 100% करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है।